everyone, welcome back to my channel. I am Divya and आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत बुक चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक फैक्ट्स की, उसके बाद कौन कौन सी ड्यूटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद इस फंडामेंटल ड्यूटीज की क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एंड एट लास्ट में बात करेंगे कि इस जो ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसको क्रिटिसाइज भी किया है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी फंडामेंटल ड्यूटीज ये चैप्टर एक्चुअली बहुत छोटा है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखना जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे डील करता है? वो डील करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। वो बताता है कि हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं, लाइक राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, अब ये सब राइट्स तो हमें दे दिए। फिर पार्ट 4 आया, उसमें क्या बात की हमने? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इतने सारे राइट्स दिए हैं तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम भी कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लें। ठीक है, तो इसी को देखते हुए जो फ्रेमर्स थे उन्होंने बाद में क्या किया था, अमेंडमेंट किया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया और ये फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको फॉलो मतलब ये क्या है, नेचर में इन नॉन जस्टिफिएबल है। ठीक है, इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा है कि इसको फॉलो करना कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर कोई पर्सन है वो इन फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि इसको पनिशमेंट होगी। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप कितने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब रिस्पेक्ट शो करते हो। तो स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेंशन था, लेकिन बाद में ठीक है क्या हुआ, 1976 में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। तो उन्होंने क्या था, 2 साल के लिए इमरजेंसी लगवा दी थी पूरी कंट्री में। तो उसी टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी। अब ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं ये हमने इनका आइडिया कहाँ से लिया है? हमने लिया है रशिया से। ठीक है, मतलब इंस्पायर हुए थे हम किसके कॉन्स्टिट्यूशन से? रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। वहां से हमने इसको अडॉप्ट किया है। फिर बाद में क्या हुआ, 1976 के टाइम पे ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी सिटीजन्स के लिए वो ऐड कर दी गई एंड उस टाइम पे सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। अब बात करते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी की। अब फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। 1976 में कांग्रेस पार्टी सेटअप सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। अब 42 में क्या मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में। ठीक है, इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि एक नया पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में टोटल 22 पार्ट्स थे। सो इस अमेंडमेंट के बाद एक नया पार्ट ऐड हुआ जो पार्ट 4 है, जो बात करता है डीपीएसपी के बारे में। उसी के अंडर में एक और पार्ट ऐड हुआ, पार्ट 4A। अब ये जो पार्ट 4A है इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है। ठीक है, अब वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 51A। अब इस 51A आर्टिकल के अंडर में सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब बात करते हैं इन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। हाँ, बाद में क्या हुआ था, एक और ड्यूटी ऐड कर दी गई थी। तो अभी क्या हुआ, हमारे पास एट प्रेजेंट वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे इस चैप्टर के। अब बात करते हैं कौन कौन सी ड्यूटीज हैं। तो पहली ड्यूटी है रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमारा जो नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर का, या हमारा जो नेशनल एंथम है जनगण मन, ठीक है, वो उसकी हमें क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। लाइक हम सब जानते हैं कितनी मुश्किलों के बाद हमें फ्रीडम मिली है। सो हमें क्या करना चाहिए, उनके आइडियाज को फॉलो करनी चाहिए, उनको चेरिश करना चाहिए। ठीक है,
C point, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Like हमारा जो वो है कंट्री है, उसमें क्या है, लाइक सोवरेनिटी मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट हो चुकी है, मतलब अब हम क्या है, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अब हम अपने राइट्स खुद बना सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यूनिटी मतलब एसेंस ऑफ ब्रदरहुड है, भाईचारे की बात कही गई है। नेक्स्ट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, मतलब कंट्री को क्या करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए। ई, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, देश में भाईचारे की भावना सबके अंदर प्रमोट करनी चाहिए। नेक्स्ट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर, एंड हमें पता है इंडिया है, उसमें क्या जो हमारी कंट्री है इसमें बहुत सारे क्या है, हेरिटेज है, लाइक ताजमहल हो गया एंड सांची स्तूप हो गया, ठीक है, कुतुब मीनार है। सो ये सब क्या है, ये ग्लोरी शो करते हैं इंडिया की, कि हमारा जो हमारी जो हिस्ट्री है वो कितनी, मतलब कितना रिच हेरिटेज है इंडिया में, ठीक है। तो हमें इन सबको बचा के रखना चाहिए, इनकी वैल्यू करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, हमें वाइल्ड लाइफ में जो इतने भी एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। जो लेक्स हैं, जो रिवर्स हैं, उनको पॉल्यूट नहीं करना है, ठीक है। जो फॉरेस्ट है उसमें से जो जितने भी ट्रीज हैं उनको कट नहीं करना है, ठीक है, इन सबको बचा के रखना है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर से क्या मतलब है, लाइक ऐसा नहीं है कि जितने भी आइडिया जो पुराने टाइम से भी चला आ रहा है वही चीज आगे भी चलता रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। लाइक हमें क्या होना चाहिए, मॉडर्न अप्रोच के साथ हमेशा चेंजेस लाने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस, जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको सेफ करना चाहिए। टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट्स, मतलब हमें कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें हर फील्ड में, फिर एकेडमिक हो, स्पोर्ट्स हो, ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, एक नए नए आइडियाज डेवलप करने चाहिए जिससे नेशन में क्या हो, हमें बहुत सारे अचीवमेंट्स मिल सके। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, मतलब 6 साल से लेके 14 साल तक जितने भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन मतलब दिलाना कंपलसरी होना चाहिए। दिस ड्यूटी वॉज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। सो स्टार्टिंग में तो ये जो इतने ही मतलब ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2002 में, और उसमें ये चिल्ड्रन एजुकेशन वाला ड्यूटी ऐड किया गया। तो ये जो 11 ड्यूटीज हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, तो सम आर मोरल ड्यूटीज वाइल अदर आर सिविल ड्यूटीज। लाइक जैसे कि अगर हम किसी भी फ्रीडम स्ट्रगल के मतलब कोई भी जैसे फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, अगर हम उसको वो चेरिश कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक मोरल बात होगी ना। लेकिन हमारे अगर वहीं पे बात कर रहे हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगी, हमारी सिविल ड्यूटी। सेकेंड, पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजन एंड प्रैक्टिस। ये क्या है, एक पार्ट है इंडिया के ट्रेडिशन को बताता है, उसकी माइथोलॉजी एंड उसके रिलीजन्स के बारे में बात करता है। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली एंड डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरेनर्स। एंड ये जो ड्यूटीज है ना, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, मतलब जो भारतीय नागरिक होगा सिर्फ उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब सिर्फ वही लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जो फॉरेनर्स होंगे ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो ऐसे कुछ राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को दिए गए हैं, लेकिन ड्यूटीज इनके ऊपर नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिशिएबल। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, नॉन जस्टिशिएबल है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट इन्फोर्समेंट बाय द कोर्ट्स। द पार्लियामेंट इज फ्री टू इन्फोर्स देम बाय सुटेबल लेजिस्लेशन।
लेकिन पार्लियामेंट क्या है, फ्री है इसको एनफोर्स करने के लिए, लेकिन एक प्रॉपर लेजिस्लेशन के थ्रू में। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। अब बहुत से लोगों ने क्या किया, इसको क्रिटिसाइज भी किया। पहला क्या बोला गया कि इसमें डज नॉट कवर अदर इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज, लाइक जितनी 11 ड्यूटीज हैं उसके बाद भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं, लाइक कास्टिंग वोट, मतलब मतदान करना भी तो एक ड्यूटी है ना। पेइंग टैक्सेस, हर मतलब टैक्स पे करना ये भी एक ड्यूटी है, इसको भी ऐड करना चाहिए। फैमिली प्लानिंग ये भी एक ड्यूटी है, ठीक है। तो ये सारी ड्यूटीज हैं, इसको भी उन 11 ड्यूटीज के अंडर में ऐड होना चाहिए। बाद में बोला गया कि सम ड्यूटीज आर एम्बिगियस एंड डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय द कॉमन मैन, एंड कुछ ड्यूटीज ऐसी हैं लाइक साइंटिफिक टेम्पर, जो वर्ड दिया गया था, तो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जो कॉमन मैन है उनकी समझ के बाहर हैं। थर्ड पॉइंट ये था, डिस्क्राइब द क्रिटिक्स as a code of moral precepts due to their non-justiciable character. The Swarna Singh committee had suggested for penalty or punishment for the non-performance of fundamental duties. Actually, कुछ लोगों का मानना था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, अगर कोई पर्सन है वो इसको फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर पनिशमेंट या पेनाल्टी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ तो है ही नहीं। At last, they should have been added after part 3rd so as to keep them on part with fundamental duties. मतलब ऐसा बोला गया कि इनको पार्ट 4 की बजाय कहाँ पे ऐड होना करना चाहिए, पार्ट 3rd में, लेकिन ये एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट है, पार्ट 4A में। तो ये चैप्टर था फंडामेंटल ड्यूटीज। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर मोर वीडियोज।